हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं निशा शर्मा आप सभी के लिए यूपी टेट एग्ज़ाम जो आपका 18 नवंबर 2018 को एग्ज़ाम हुआ था, क्लास 1 to 5 प्राथमिक स्तर का जो आपका एग्ज़ाम होता है उसके 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि के लेकर आ गई हूँ। इससे पहले मैं 2022 और 2020 वाला क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा चुकी हूँ। ये आज हमारा 2018 वाला क्वेश्चन पेपर है। यदि आप इस चैनल पर फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो पहले उन वीडियो को देख लें, जिससे कि आपकी एक समझ विकसित हो सके। बाल विकास एवं शिक्षण विधि हम किस लिए पढ़ते हैं कि हमारी समझ विकसित हो सके। अब आपने ग्रेजुएशन कर लिया है, बीटीसी बीएड कर लिया है, तो आप इस काबिल हो गए, आप पढ़ा सकते हो। लेकिन बाल विकास जो हम पढ़ते हैं उसमें हम ये सीखते हैं कि हमको पढ़ाना किस तरीके से, बच्चे को समझना किस तरीके से, बच्चे के साथ बॉन्डिंग किस तरीके से करनी है। जो यूपी टेट प्राथमिक स्तर का एग्जाम होता है उसमें 30 क्वेश्चन बाल विकास एवं शिक्षण विधि से आते हैं। तो इन 30 क्वेश्चन को मैं लेकर आ गई हूँ। यदि आप यूपी टेट में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये सेशन जरूर अटेंड किया करें। तो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक क्या है, संज्ञानात्मक संक्राय है। कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संक्राय है। कोहलर ने किसका सिद्धांत दिया था, अंतर्दृष्टि या सूझ का अधिगम्य महत्वपूर्ण माना है। निसंदेह सूझ की प्रक्रिया एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है जो समस्या का संज्ञानात्मक समाधान प्रस्तुत करके सीखने की प्रक्रिया को अत्यधिक सरल और सहज और उद्देश्यपूर्ण बनाती है। तो कोहलर यह सिद्ध करना चाहता था कि सीखना एक संज्ञानात्मक संक्राय है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी नई भाषा को सीखने के लिए कहाँ से प्रारंभ किया जाना चाहिए, अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से। ये तो आप भी समझते हो, जब हम इंग्लिश सीखते हैं या हिंदी सीखते हैं सबसे पहले हम अल्फ़ाबेट सीखते हैं, उसके बाद हम वर्ड सीखते हैं, उसके बाद हम सेंटेंस सीखते हैं। ये जो प्रोसीजर होता है, सबसे पहले हमें कोई भी लैंग्वेज सीखनी है तो उसके अक्षरों व शब्दों के बीच संबंध बनाना सीखना पड़ेगा। किसी नई भाषा को सीखने के लिए अक्षरों व शब्दों के मध्य साहचर्य से प्रारंभ किया जाना चाहिए, क्योंकि भाषा सीखने की प्रक्रिया क्रमिक रूप में होती है। बालक पहले अक्षर, फिर शब्द और अंत में वाक्यों को सीखता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र शामिल होते हैं, सामान्य और विशिष्ट। हमारी जो समावेशी शिक्षा होती है, ये ऐसा नहीं है कि इंटेलिजेंट बच्चों की क्लास होती है। इसमें इंटेलिजेंट भी होंगे, प्रतिभाशाली भी होंगे और मंदबुद्धि भी होंगे और सामान्य बुद्धि वाले भी होंगे। तो वो हमारी समावेशी कक्षा हो जाती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है। तो कौन सा करता है, गणना दोष। इसे क्या बोलते हैं, कौन सा वो होता है, गणना दोष। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा सी आपका गणना दोष। फर्स्ट का भी सी संज्ञानात्मक संक्राय, सेकंड का बी ए अक्षर व शब्दों के मध्य साहचर्य से, 3 का क्वेश्चन का बी आंसर सामान्य और विशिष्ट छात्र होते हैं, 4 का गणना दोष। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, संवेदनशील होना। संवेदनशील होना बहुत आवश्यक है। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक है संवेदनशील। समावेशीकरण की सफलता के लिए संवेदनशील अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह संवेदनशीलता समाज, समुदाय, परिवार, विद्यालय, शिक्षक तथा अन्य समकक्षी स्तर तक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो इंटेलिजेंट बच्चा है उसे ही पढ़ाओगे, जो मंदबुद्धि बच्चा है, जो सामान्य एवरेज बच्चा है, उसको भी पढ़ाना है, उसको भी उसके बराबर लाकर खड़ा करना, ये एक अध्यापक का दायित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक, दैहिक, संवेदी। तो संवेदी तत्व नहीं है किसका, संवेग का। संवेग हमारे कितने होते हैं, 14 होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। एस ब्लूम ने शिक्षण के उद्देश्यों को 3 क्षेत्रों में विभाजित किया है: संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र, मनोगत्यात्मक क्षेत्र। ब्लूम ने वर्ष 1956 में संज्ञानात्मक क्षेत्र के उद्देश्यों को पुनः क्रम से 6 भागों में विभाजित किया, जो इस प्रकार हैं: ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सा अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है? तो कौन सी नहीं है? स्वेच्छाचारी। अच्छा शिक्षण क्या होता है? हमें पहले बच्चे को समझना है, बच्चे को क्या चीज पढ़नी है। जनतांत्रिक, वांछनीय सूचनाएं देने वाला, सहानुभूतिपूर्ण, स्वेच्छाचारी। जो टीचर खुद से पढ़ा रहा है, बच्चे पे अल्फाबेट नहीं आ रहे, तुम सेंटेंस पढ़ा रहे हो, गला फाड़ फाड़ के पढ़ा रहे हो, अच्छा पढ़ा रहे हो, तो उससे कोई मायने नहीं रखता है यदि आप अपनी स्वेच्छा से पढ़ाएंगे। हमें बच्चों को देखना है, बच्चों को क्या पढ़ना है, बच्चों को किस सिलेबस में क्या है, बच्चों से कितना आता है, तो आंसर हो जाएगा आपका स्वेच्छाचारी। क्वेश्चन नंबर 9, अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? विक्टर ब्रूम के द्वारा। अभिप्रेरणा के संबंध में वर्ष 1964 में विक्टर ब्रूम ने प्रत्याशा सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत अभिप्रेरणा, निष्पादन तथा कार्य संतुष्टि के कारणों को विभिन्न प्रकार से परिभाषित करता है। क्वेश्चन नंबर 10, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? तो किस परिवार से संबंधित है? सूचना प्रक्रियाकरण। सूचना प्रक्रियाकरण। क्वेश्चन नंबर 11, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोगी है? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। कौशल क्या होते हैं? हिंदी में कौशल जैसे आपके सुबोपली हैं, तो उनमें एक आंतरिक संबंध होता है। सुबोपली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। जब हम सुनेंगे तभी तो बोलना सीखेंगे, और जब हम बोलेंगे तभी हम पढ़ना सीखेंगे। जब हम पढ़ना सीखेंगे तो जब हम लिखना सीखेंगे। तो उन चारों के अंदर एक क्या हो गया? कौशल अंतरण एक गति है, न कि उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? तो कौन सा नहीं है? निगमन व आगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर होता है। ये आपके सूत्र दिए हुए: सरल से कठिन की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, मनोवैज्ञानिक क्रम से तर्क संगत की ओर, अनुभव से युक्ति युक्त की ओर, और प्रकृति का अनुसरण। क्वेश्चन नंबर 13, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम पद होता है। तो क्या होता है? योजना बनाना। जो भी हमारा सूक्ष्म शिक्षण है या हमारा जो शिक्षण चक्र है, सबसे पहले यदि हम कोई भी काम करते हैं तो उसकी योजना बनाते हैं कि ये हम काम को कैसे हमको इसे सक्सेसफुल बनाना है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण शामिल हैं? तो कौन से शामिल हैं? अन्वेषण। अन्वेषण में खोज करना। क्या क्या होते हैं? अन्वेषण, प्रस्तुतिकरण, आत्मीकरण और वर्णन अथवा अभिव्यक्तिकरण। क्वेश्चन नंबर 15, शैक्षिक सुधारों में प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी संभव होगा जब खंड व सकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े, स्थानीय संदर्भ व्यक्ति उपलब्ध हो, अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो। हमारा जो भी शैक्षिक सुधार है कब संभव हो पाएगा? जब ये तीनों काम आपके होंगे। क्वेश्चन नंबर 16, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी को बुलाया। निम्न में से किस संवेदना द्वारा वह छात्र अपनी अनुक्रिया प्रकट करेगा? ध्वनि संवेदना। कैसे? कोई मेरा नाम लेकर बुला रहा है बाहर कि निशा इधर आओ, तो मैं यही तो बोलूँगी कि हाँ मैं अभी आ रही हूँ। ऐसा तो नहीं कि मैं उसे स्पर्श करके जाके बोलूँगी कि हाँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे देखकर बोलूँगी। भाई मैं कमरे में बैठी हुई हूँ, कोई मुझे आवाज़ दे रहा है तो मैं ध्वनि संवेदना ही तो प्रस्तुत करूँगी। मैं बोल दूँगी उसे हाँ जी अभी आ रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 17, प्याजे के सिद्धांत के अनुसार
प्राक सक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या होती है? 2 से 7 साल। इसने 4 अवस्थाएं दी थी पियाजे साहब ने। संवेदीगामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष, प्राक सक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष, मूर्त सक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष, औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष या 11 वर्ष से ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से कौन सी बाद की बाल्यावस्था के बौद्धिक विकास की विशेषता नहीं है? भविष्य की योजना का सूझबूझ। क्या नहीं है? भविष्य की योजना का सूझबूझ। जब बच्चा बाल्यावस्था में है तो वो भविष्य की योजना थोड़ा ही ना बनाएगा, वो काम होता है किशोरावस्था का। क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंध नहीं है? पावलोव, बिने और मास्लो। संबंध है, इन तीनों का नहीं है और चोम्स्की का है। नोआम चोम्स्की भाषा विकास से संबंधित मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने माना कि प्रत्येक मानव शिशु में व्याकरण की संरचना का एक अंतर्निहित एवं जन्मजात खाका होता है, जिसे सार्वभौम व्याकरण की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 20, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? अधिगम के प्रयास एवं भूल का सिद्धांत। पहले हम प्रयास करेंगे, फिर कोई भूल हो जाती है, तो ये सिद्धांत किसका शीर्षक था? थॉर्नडाइक साहब का। क्वेश्चन नंबर 21, ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 8 से 10 वर्ष एवं समाजीकरण। ग्रोह अवस्था किस आयु वर्ग एवं विलंब विकास से संबंधित है? 8 से 10 वर्ष। ग्रोह अवस्था कौन सी होती है? जब बच्चा बाल्यावस्था में होता है तो वो टोली बनाता है, वो अपने फ्रेंड्स बनाता है, तो वह ग्रोह अवस्था होती है, ग्रुप में रहना पसंद करता है। क्वेश्चन नंबर 22, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सा है? तो कौन सी है? मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। पहली है आपकी संवेदीगामक अवस्था, दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था और चौथी है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 23, निम्न में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन सा कारक शामिल नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप। अधिगम की इच्छा, प्रेरणा, रुचि ये शामिल है, और शामिल क्या नहीं है? विषय वस्तु का स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार। तो कौन सा है? सहायतापरक व्यवहार। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तक डॉक्यूमेंट ऑफ सोशल, मोरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज इन एजुकेशन में कुल 83 नैतिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों की चर्चा की गई है। तो प्रमुख मूल्य इस प्रकार है: मैत्रीभाव, समाजवाद, भाईचारा, टीम भावना, कर्तव्य भावना, सहानुभूति, सहयोग, समाज सेवा, सामाजिक उत्तरदायित्व आदि। तो ये सारे क्या हैं? हमारे सामाजिक मूल्य हैं। क्वेश्चन नंबर 25, पश्च अन्वेषण तथा साधन साक्ष्य विश्लेषण निम्न में से किसके उदाहरण हैं? तो किसके उदाहरण हैं? स्वतः शोध के। शोध क्या होता है? जब हम कोई खोज कर रहे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, सीखने के वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यह किसने कहा है? तो ये क्वेश्चन, इसका आंसर आयोग ने गलत किया था। सीखने के वक्र अभ्यास, सीखने मात्रा, गति किसने दिया था? गेट्स ने दिया था, लेकिन हमारे ऑप्शन में गेट्स साफ थे नहीं। किसने दिया था? ये गेट्स ने दिया था। 27 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा थॉर्नडाइक ने अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? प्राथमिक नियम कौन से? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, तत्परता का नियम, सहचार्य स्थानांतरण का नियम ये नहीं है। ये किसका नियम है? गॉड। 3 तो उन्होंने प्राथमिक दिए थे और 5 उन्होंने गॉड नियम दिए थे। तो जो मुख्य नियम थे, अभ्यास का नियम, प्रभाव के नियम, तत्परता का नियम, और जो गौण नियम थे, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, साहचर्य रूपांतरण का नियम। तो क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 27 का ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किसके अनुकूलन पर बल देता है? किसके पर देता है? व्यवहार की पे।
अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत व्यवहार के अनुकूलन पर बल देता है। सिद्धांत के अनुसार अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ बार बार प्रस्तुत करने पर प्राप्त अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति भी स्वाभाविक उद्दीपक अनुक्रिया करने लगता है। जैसे पावलोव ने जो दिया था, एक कुत्ते को घंटी बजाने पर वो खाना देता था। अब जैसे ही वो खाना घंटी बजाता था तो खाना देता था। अब पहले तो वो कुत्ता जो था खाना देकर लार टपकती थी, लेकिन वो अब उसे अनुक्रिया करने लगा, बार बार अनुक्रिया उद्दीपक। तो उनमें क्या संबंध हो गया कि जैसे ही घंटी बजती उसकी लार टपकने लगती, जबकि उसने खाना नहीं भी दिया उसके बावजूद उसकी लार टपकने लगी। तो ये बताया जा रहा है कि अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 29, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का दूसरा नाम क्या है? नैमित्तिक अनुबंधन। ये किसने दिया था? स्किनर साहब ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 30, निम्न में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है? तो अधिगम की क्या विशेषता नहीं है? अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। भाई हमें क्या पता है कि सामने वाला कितना टैलेंटेड है? हम उसके हाव भाव को देखकर एक क्वेश्चन का यदि उस पर आंसर नहीं आता है तो क्या हम ये बोल देंगे कि उसको वो तो एक्सप्लेन करना ही नहीं जानता, वो तो पढ़ना ही नहीं जानता, उसने तो अधिगम कर ही नहीं रखा? ये तो गलत बात होगी ना। तो ये उसकी कोई विशेषता नहीं है कि हम उसका प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन कर सकें। तो क्या क्या ऑप्शन, ये आपका 30 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिम्पसन के अनुसार सीखने की सामान्य विशेषताएं निम्नांकित हैं। अधिगम अभिवृद्धि, अधिगम समायोजन, अधिगम लक्षणोन्मुखी प्रक्रिया, अधिगम व्यवहार व अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, अधिगम व्यक्तिगत व सामाजिक दोनों है, अधिगम अनुभवों का संगठन है, अधिगम क्रियाशील है। ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ, ये सारा कुछ अधिगम ही में तो आता है, ये सब अधिगम ही तो है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हमने 18 नवंबर 2018 को जो आपका यूपी टेट का एग्जाम हुआ था उसके 30 क्वेश्चन बाल विकास के मैं लेकर आई। आपको ये सेशन कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना, और आपकी इससे थोड़ी भी 10% भी यदि हेल्प हो रही है तो मेरे लिए ये काम करना मुझे और मोटिवेशन मिलेगा, जिससे कि मैं और मेहनत कर पाऊँ। कमेंट बॉक्स में अपना रिप्लाई ज़रूर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। यदि आपको मेरे सेशन अच्छे लगते हैं तो अपने 3 दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपकी नज़र में कोई ऐसा बच्चा है जो यूपी टेट की प्रिपरेशन करना चाहता है तो उसे ये चैनल सजेस्ट करें। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।